बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया साहब। आपका पूरा नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अखलाक अंसारी है। अखलाक अंसारी साहब, मैंने सूत्रों से जानकारी प्राप्त की आपके नाम में भी अखलाक है और आपकी आदत में भी अखलाक है। जी खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा मजहब मुझे इंसानियत फॉलो करने का हुक्म देता है, इसलिए मैं आपको अखलाक लगता हूँ। अखलाक भाई, इस अखलाक की वजह से कि अब 3 बार पार्षद तो नहीं बने? ये सब अल्लाह के करम की बात है, अल्लाह की मेहरबानी है और लोगों का प्यार है। अभी जब ये मेरा वार्ड लेडीज हुआ, लोगों ने बहुत, मैंने उनको फिर समझाया, मेरी फैमिली दिक्कत थी जिसकी वजह से मैं, मेरा वार्ड महिला हो गया था, इस वजह से मैं चुनाव अब की बार नहीं लड़ा। वरना चौथी बार भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह बिल्कुल पब्लिक आपके साथ थी। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, सुबगाहट ये भी चल रही है आपके बारे में क्षेत्र में, जब हमें जानकारी पता चले कि कहीं ना कहीं आप सहन रखते विधानसभा लड़ने के लिए? जी श्योर, मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल लड़ूंगा। अच्छा जी, जब मैं, लेकिन पार्टी ज्वाइन की भी आपने कांग्रेस? कांग्रेस से अच्छी तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। आप बताइए, इस देश में आईटीआई कौन लाया? इस देश में जो भी कुछ है, सेल, भेल, रेल, बैंकिंग सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल, कौन लाया? या तो राजीव जी लाए, नेहरू जी लाए, सब कांग्रेस ही थे। अब इतना कुछ करने के बाद भी, ये तो वो वाली मिसाल हो रही है ना कि मेरे वालिद की 40 बीघे जमीन थी, मैंने उसको बेचा, 2 फॉर्च्यूनर लाया और थोड़ा तामझाम ठीक किया और नहीं, मेरे वालिद ने कुछ नहीं किया, देखो मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, मेरे पास 4 बंदे भी पीछे घूम रहे। ऐसा थोड़ी है, वो जमीन तो कांग्रेस की है भाई। क्या दिया इन लोगों ने? दिया क्या? इन लोगों ने दिया वोट चोरी। वोट चुरा चुरा करके बने। क्या कांग्रेस के बारे में कभी ऐसी कोई कंप्लेंट आई कि कांग्रेस ने वोट चोरी किया? नहीं, ये तो इतिहास में किसी के बारे में नहीं आई, जैसे आज की मौजूदा सरकार के बारे में हुआ है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत सारे आरोप लगते हैं, बूथ पे बहुत सारी धांधलेबाजी के आरोप लगते हैं, लेकिन वोट का सीधा सीधा चोरी कर लेना जी तो बड़ा जी। देखिए, ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उस कप्तान का सिपाही हूं जिसने राजनीतिक हालात, ऐसे राजनीतिक हालात में, और सबसे ज्यादा एक बड़ी मतलब जिसके बिना हिंदुस्तान नहीं हो सकता, गांधी परिवार के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते इस भारत देश की। मैं उस कप्तान का सिपाही हूं जो लगभग पिछले 25 साल से स्ट्रगल कर रहा है और उसको कोई लोभ लालच नहीं है कि मैं पीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा, कुछ नहीं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे माननीय राहुल जी, लेकिन उन्होंने कोई लालच नहीं है। जनता की बात करते हैं, वो कभी कोई नारा लगाने की या कोई सांप्रदायिक बात नहीं करते। हैरत की बात यह है कि अभी राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले घोषणा बड़ी ये भी कर दी कि मैं पूरी पार्टी की कमान ओबीसी के हाथ में, दलितों के हाथ में, मुस्लिम पसमानदा के हाथ में देना चाहता हूँ। वो राहुल जी का ख्याल जो है वो ये है कि जिन लोगों को आज तक प्रतिनिधित्व कम मिला है या मिला नहीं है, वो पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं, जो पीछे हैं, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। अच्छा, इस सब की सोच के बावजूद, प्रैक्टिकल तमाम कार्य होने के बावजूद भी जो है जमीन क्यों नहीं तैयार कर पा रही कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में? कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं की भी कमी है कि हम जो लड़ाई हमारे मुखिया लड़ते हैं, हम उसको जमीन पर लीड नहीं कर पाते। और कहीं कहीं ये है कि आज का जो दौर है वो दिखावट का दौर है। मिलने वाली चीजों का लोगों को यकीन नहीं है और सामने दिखने वाली चीजों का यकीन है। तो जो लोग सरकार में है वही तो दे सकते हैं। अभी हम कर क्या सकते हैं जब हम सत्ता में नहीं है? तो जब हम सत्ता में थे, आपको लग रहा सरकार बराबर दे रही है? सरकार जिस तरह से दे रही है वो सब दिख रहा है ना, जनता देख रही है किस तरह से दे रही है। अच्छा, एक बात बताइए अंसारी साहब, क्यों ख्याल आया राजनीति में? सब शुरुआत कब हुई थी, कब आए थे राजनीति में? राजनीति में बिल्कुल अचानक से आया। मेरे फादर कांग्रेसी थे, एनडी तिवारी, वीपी सिंह वगैरह से उनके काफी क्लोज रिलेशन थे, ज्यादा क्लोज। जब वीपी सिंह सर ने मेरे फादर को बुलाया, मैंने सुना है जब मैं छोटा था 1991 में वीपी सिंह सर ने मेरे फादर को बुलाया, तो मेरे फादर से कहा गया कि आप विधानसभा लड़ेंगे, तो मेरे फादर ने कह दिया कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, आपने पार्टी बदल दी है, मेरा आपसे संबंध है, मैं इसलिए आपके कहने पर चलाया, बाकी मैं अगर कभी मुझे कुदरत मौका देगी तो मैं कांग्रेस से ही लड़ूं। देखिए, आपको इंटरव्यू के अंदर महसूस हो रहा होगा कि मैंने आपको इकरा हसन जैसी सांसद, जो आयरन लेडी के नाम से आज मशहूर हो रही है पूरे देश के अंदर, उनका भी इंटरव्यू दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे आयरन पुरुष भी छुपे हुए बैठे हैं जो हमारा चैनल ढूंढ ढूंढ कर आप तक पहुंचा रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको दबा के शेयर करें। मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने में। आप मुझे ये बताएं अंसारी साहब, लेकिन अगर मैं तमाम कौमों की बात करूं, मुस्लिम पसमानदाओं की, तो ये महज आपके समाज को शर्फ हासिल हुआ उपराष्ट्रपति बनने तक का। यस यस।
आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। और हामिद मेरी अंसारी सर के लिए। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने हामिद अंसारी साहब के साथ काम किया है, ये मेरी खुशनसीबी है। तो ऐसे में मैं पर्सनली एक एक्सपीरियंस दूसरे समाज के लोगों तक आपका पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और आपने बड़े करीब से देखा होगा कि अंसारी समाज ने ऐसा क्या उलटफेर किया। जो अंसारी कई विधायक हैं, कई पार्षद हैं। अगर मैं पूरे मुस्लिम समाज की बात करूं तो आज पहले नंबर पे जो है आपका समाज है राजनीतिक स्तरता पे। तो उसके पीछे क्या गुरु मंत्र है, ताकि बाकी समाजों को भी थोड़ी सी समझ पैदा हो? एक्चुअल में जो हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में बिरादरियां होती हैं, बिखराव की वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पाए। हमारे यहाँ सिर्फ ओनली वन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बतख मियां अंसारी जी ने महात्मा गांधी जी की जान बचाई, हम उनके वंशज हैं। हमारे ब्लड में वफादारी है, हम इस हिंदुस्तान के वफादार सिपाही हैं, इस पर जान कुर्बान वाले सिपाही हैं इस कंट्री के लिए। बाकी जो लोग हैं, ज्यादातर मैंने जो देखा वो ये देखा कि एक बिरादरी जिसकी तादाद मान लो अगर 10,000 है तो उसमें 2 या 3 कमेटियां बन जाती हैं। फला साहब भी प्रेसिडेंट है, फला साहब है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक ही कमेटी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। वाह, फ्रीडम फाइटर भी रहे हमारे बुजुर्ग सारे। आपने कहा कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, Yes. उसके पीछे भी पर्टिकुलर अंसारी नहीं लगा हुआ है नाम? नहीं, नो, ये बुनकर और दस्तकारों का संगठन है, मजदूरों का, जिसको के सन 1935 में बनाया गया। और इस हालात में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज अहमद अंसारी साहब, जो कि ऑल इंडिया मशवरात काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई, जिनकी वजह से मैं राजनीति में हूँ, वो हसन आरिफ अंसारी साहब, उनके फादर एमएलए रहे अमरोहा से, वो मेरे आइडियल है हसन आरिफ सर। क्योंकि मैं तो कुछ चाहता ही नहीं था, मेरे फादर यहाँ काउंसलर रहा करते थे। मैंने एक बार सबके कहने से चुनाव लड़ लिया। जब सहानुभूति में मुझे चुनाव लड़ाया गया तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि अपने कार्यकाल में कोई 2 काम ऐसे गिनवाओ जिन्हें आप अकेले बैठ के याद करके खुश होते हो कि अल्लाह पाक ने आपसे वो काम ले लिए। मैं 10 काम नहीं गिनवा रहा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लंबा होने वाला है। और कुछ चीजें ऐसे 2 यादगार काम जो आपको लगा कि खुर्जा में मेरे वार्ड के अंदर मुझसे पहले नहीं हुआ था और शायद आगे बहुत मुश्किल है कि इस तरह का काम करा सके। सब जिसमें मेरे क्षेत्रीय जनता खुश हो जाए, मुझे हर वो काम प्यारा लगता है। दूसरा यह है कि दौलत खां की मस्जिद से लेकर और डीसीएम सिनेमा हॉल तक एक बहुत बड़ी सड़क है, शायद आप भी उसी से गुजर कर आए होंगे। मेरी उम्र 47 है इस वक्त में, मैंने अपने होश में उसे कभी बना हुआ नहीं देखा। ये सिर्फ मुझे ही हासिल हुआ कि वो मेरे कार्यकाल में बनी और पूरे शहर की जनता को एक राहत मिली। जब कभी गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, सड़क में गड्ढे हुआ करते थे, आज आपको वहां पर एक सुई बराबर दाग नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहोगे ईशान साहब, आपके क्षेत्र के जो है पार्षद रहे काफी लंबे वक्त तक, ये तमाम कामों की क्या आपकी सहमति है? बिल्कुल सहमति है, मेरी नॉलेज में है। और माशाल्लाह जो मेंबर साहब बात कर रहे हैं वो सच और हक है। अच्छा। और ये सबसे लंबा रूट मेरे ख्याल से मेन रास्ता यही माना जाता है हमारे शहर का, मुस्लिमों का। अच्छा। और जो आज की डेट में बिल्कुल परफेक्ट सड़क बनी हुई है, बिल्कुल। अच्छा, देखिए ये ईशान सलमानी साहब थे जो कहीं ना कहीं शाना बशाना आपके साथ रहते हैं, आपके भाइयों की तरह हैं। मेरे छोटे भाई। अच्छा। तो बहरहाल जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में कि आपको बहुत मजेदार इंटरव्यू, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, और आपको हैरत होगी कि नेशनल लेवल के लोग जो है कहाँ गलियों में छुपे हुए हैं। बहुत सारे नेशनल लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता बातचीत करने का, और यहाँ बिना स्क्रिप्टेड, बिना कोई बात जो है, चंद मिनट की मुलाकात और लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट। तो कहीं से इसकी पढ़ाई करी थी? नहीं, मैं अल्लाह ताला में बेहद यकीन रखता हूँ। माशाल्लाह। मैंने स्ट्रगल बहुत किया भाई। मेरे फादर की डेथ हो गई तब मैं छोटा था। कोई नहीं, मुझे भी अपने वालिद साहब को याद करके आज भी रोना आता है। वो बड़ा एक ऐसा नाजुक लम्हा होता है, ऐसा वक्त होता है जब हम बुरी तरह से टूट चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि उनका इंतकाल नहीं हुआ, हमारे अंदर खुद एक रूह जो है वो जिस्म से जुदा हो गई। क्योंकि मैंने वो एहसास लगातार एक के बाद एक, पहले मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, फिर मेरा छोटा भाई। मैं भाईजान बताऊं आपको, वो मेरे वालिद नहीं, वो मेरे फ्रेंड थे। हमें भी बड़ा इस वक्त को याद करके ना बड़ा एहसास होता है। चलिए, हम सॉरी फॉर दैट। मेहरबानी है, वही यहाँ काउंसलर रहा करते थे, मैं उन्हीं की जगह पर हूँ। मेरे फादर मुझसे पहले यहाँ काउंसलर रहे,
उन्होंने यहाँ खूब नाम कमाया, लोगों की बहुत खिदमत की। उसी के रेफरेंस में लोगों ने मुझे लड़ाया, बार बार जिताया। और अभी भी लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि भाईजान आप लड़ा देते महिला सीट पर। तो मेरी एक दिक्कत ये थी कि मेरा बेटा 1.5 साल का था, मेरे फैमिली का सिस्टम खराब हो जाता, उसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में कुदरत मौका देगी, मैं फिर जब लड़ूंगा। आप एक पार्षद होके एक ऐतिहासिक रोड अंदर का बनवा सकते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अगर खुर्जा के अवाम ने अगर आपको समझा और आज इस इंटरव्यू को आपने वायरल कर दिया, तो शायद हो सकता है कि 2027 में, मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी 13 साल का एक एक्सपीरियंस है, आपको एक अच्छा विधायक मिलने वाला है। एक ऐसा विधायक जो आपके परिवार की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कहीं ना कहीं हमेशा दिन रात खड़ा रहे। नहीं सर, मैं क्या खाली एक संदेश? सॉरी, मैं एक सड़क की बात नहीं कर रहा। आप मेरे वार्ड का सर्वे कीजिए, अगर मेरे पूरे वार्ड में आपको कहीं पर 10 ईंट लगाने के लिए जगह मिल जाए, मैं आज ही संन्यास ले लूंगा। आपको मेरे वार्ड में कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिसमें आपको 10 ईंट लगानी पड़ जाए या 10 ईंट के बराबर मरम्मत करानी पड़ जाए। आपको मेरे वार्ड में कोई खंबा, कोई पोल ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर लाइट नहीं होगी। आपको मेरे वार्ड में कोई गरीब और पात्र जो हकदार है, वो ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जिसके घर में राशन कार्ड ना हो। अच्छा, एक प्लानिंग बता दो मुझे कि वार्ड का पार्षद होना और एक विधानसभा का विधायक होने में जमीन आसमान का फर्क है। यस यस। वार्ड के अंदर आपके पास 3000 वोट होंगे, 4000 होंगे, 5000 होंगे हद से हद। जी जी। लेकिन जब एक विधानसभा होती है तो लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए क्या मतलब आपके पास एजेंडा होगा, क्या प्लानिंग होगी, शॉर्ट में बताएगा। मैं अभी थोड़े लोगों में रहता हूँ, थोड़े लोगों की खिदमत करता हूँ। मैं ज्यादा लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, और मैं खिदमत उस लेवल पर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब मुझे इंसान बनाया तो मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि इंसान इस तरह का होता है। सही जज्बा है आपका। बिल्कुल श्योर। मतलब उस जज्बे के साथ साथ एजुकेशन, स्कूल, एजुकेशन के बारे में तो मेरी एजुकेशन, नौकरी, यस ये यस, भी शामिल होंगे या सिर्फ यही? नहीं 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 नहीं, मेरे एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी आर एजुकेशन। ओके। एजुकेशन भी मैं उस हद तक चाहता हूँ कि जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं ना, अगर वो भी बेचनी पड़ जाए तो बेच दो, हाथ पर रखकर रोटी खा लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते इन बच्चों को पढ़ा लो। वाह, अब तक आपने यहाँ तक मिसाल सुनी होगी कि एक रोटी कम खा लो, बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन ये जो है सारी हदें पार है। अगर जिस प्लेट में रोटी खा रहे हो वो भी बेचनी पड़ जाए, लेकिन बच्चों को पढ़ा लो। बहुत अच्छा मैसेज। इससे ज्यादा बड़ा मैंने भी नहीं सुना मैसेज। यार एक बड़ा शानदार प्रवक्ता हो आप, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। कहाँ से, कौन से यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेकर आए हो यार? ट्रेनिंग वगैरह तो कुछ नहीं। एक्चुअल में जब मैं छोटा था, जब मुझे पार्षद बना दिया गया, और मेरी उम्र जब मैं पार्षद बना तो 21 साल रहती है चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरी उम्र उस वक्त 21 साल 4 दिन थी। अच्छा। जब मैं पहली बार पार्षद बेसिकली मैं क्रिकेटर था। मैं अंडर 16 वगैरह यूपी से सब खेल चुका हूँ। अच्छा। अगर मेरे फादर होते तो शायद मैं क्रिकेटर ही होता। अरे आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मेरी हाँ, चुस्ती बड़ी फुर्ती चुस्ती देखिए, फुर्ती, ये बात एथलीट टाइप की है सब कुछ। क्या हमारी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारा महज आपके खुर्जा में नहीं, दुबई में भी देखा जाता है आपकी दुआ से, तो पूरे देश को और तमाम गल्फ कंट्री में रह रहे, और मेरे 90% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा चैनल देखते हैं। तो क्या समुदाय को आप मैसेज देना चाहेंगे, एक इम्पोर्टेंट और आखिरी मैसेज हमारी इस मीडिया के? मेरा बहुत शॉर्ट मैसेज है, हर पेरेंट्स मेहनत करता है। आप उस हद तक मेहनत कीजिए कि जिस बुलंदी को आप छू ना पाए हों वो आपके बच्चे छुएं। तालीम याफ्ता हों, अच्छे काम करें, नौकरी जाएं तो अच्छी नौकरियों में जाएं, प्रशासनिक सेवाएं दें, भारत को, देश का नाम बुलंद करें, माँ बाप का नाम बुलंद करें, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मैं आपको इस पूरे इंटरव्यू के बाद 3 चीज़ें खास रिमाइंड कराना चाहता हूँ। मेरा पहला फोकस था इंटरव्यू शुरू होने के बाद कि अंसारी समाज जो है उपराष्ट्रपति तक पहुंचा, उसकी एक बेसिक बुनियाद आपको इस इंटरव्यू में नजर आ रही होगी, क्योंकि इन लोगों की सोच किस तरह के ख्याल आते हैं। एक यूनिटी है, सलमानी समाज हो, हवारी समाज हो, हफीजी हो, सैफी हो, सभी समाजों के अंदर 4-4 से 5-5, 6-6 जो यूनिटी बनी हुई है। जहाँ पर यूनिटी नहीं होती वहाँ पर कामयाबी नहीं होती। दूसरी बात, एजुकेशन के लिए एक बड़ा जो है मिसाली तौर पर पेश किया। रोटी नहीं, अगर आपको प्लेट भी और बर्तन भी बेचने पड़ जाए तो बच्चों को पढ़ा लो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बढ़ेगा, देश का मुस्तकबिल बढ़ेगा। इस तरह की बातों को, इस पूरे इंटरव्यू को आप रिमाइंड कर करके सुने, शायद आपकी फैमिली के, आपके समुदाय के और आपके देश के काम आने वाला इंटरव्यू है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को अपना एक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर देंगे। कैमरा पर्सन राजेश डंडरियाल के साथ मैं फुरकान, खुर्जा, बुलंदशहर।